हेलो दोस्तों। इससे पहले इससे पहले के दो वीडियो में हमने मोरल्स, एथिक्स, वैल्यूज़ और एटीट्यूड, ये सारे टर्म्स के डेफिनेशंस, उसके कंपोनेंट्स, उसके फंक्शंस और उसके नेचर को हमने देखा था इससे पहले दो वीडियो में। इस वीडियो में हम मोरल्स, एथिक्स, वैल्यूज़ के डेवलपमेंट को, ये सब मोरल्स, एथिक्स, वैल्यूज़ का कैसे डेवलपमेंट होता है एक इंडिविजुअल के अंदर, तो हम उसको इस वीडियो में हम देखेंगे। इसमें जो है सोशलाइजेशन के जो डिफरेंट एजेंट्स होते हैं, सोशलाइजेशन के जो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, हम उसको देखेंगे डिटेल से। तो आप एंड तक इस वीडियो को देखिए, और अगर आपने इससे पहले के दो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको भी ज़रूर देख लीजिए। सबसे पहले हम जो है देखते हैं, अगर आपसे सवाल किया जाए कि मेवा जो है यानी मोरल्स, एथिक्स, वैल्यूज़ और एटीट्यूड ये डेवलप कैसे होता है, तो अगर हमें इसका एक लफ्ज़ में अगर जवाब देना हो तो इसका आंसर होगा सोशलाइजेशन। यानी सोशलाइजेशन ही सबसे अहम प्रोसेस होता है जिसके द्वारा मोरल्स, एथिक्स, वैल्यूज़ और एटीट्यूड का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे देखिए, बच्चा जो है माँ की गोद से लेकर कब्र तक, यानी वो सोशलाइजेशन के डिफरेंट प्रोसेस से गुज़रता रहता है। तो सोशलाइजेशन क्या होता है? सोशलाइजेशन का डेफिनेशन अगर हम देखें तो सोशलाइजेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। सोशलाइजेशन इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ शेपिंग इंडिविजुअल सोशल्स टेंडेंसीज़, इसमें कुछ गलती है, सोशल टेंडेंसीज़ होगी, सो दैट ही शी बिकम्स and remains a useful and productive member of his or her society. In other words, socialization is the process by which a nascent biological infant becomes, तो सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा, इन अदर वर्ड्स, द सोशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच ए नेसेंट बायोलॉजिकल इन्फेंट बिकम्स ए शेयरिंग एंड पार्टिसिपेटिंग मेंबर ऑफ हिज सोसाइटी। तो सोशलाइजेशन के द्वारा ही एक जो बच्चा पैदा होता है, बायोलॉजिकल यूनिट होता है बेसिकली, वो एक सोसाइटी का एक पार्टिसिपेटिंग और एक शेयरिंग मेंबर होता है, यानी एक प्रोडक्टिव मेंबर होता है। सोशलाइजेशन के द्वारा ही ये मुमकिन हो पाता है। तो सोशलाइजेशन अगर प्रोसेस देखें तो इसमें सोशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच ए चाइल्ड इज़ इंडोक्ट्रीनेटेड इनटू द कल्चर। कल्चर में कल्चर का इंडोक्ट्रीनेशन होता है चाइल्ड में। कल्चर के बारे में चाइल्ड जो है वो जानकारी लेता है और उसके अंदर कल्चर जो है डेवलपमेंट होती है सोशलाइजेशन के द्वारा। इंडिविजुअल्स सोशलाइजेशन के द्वारा इंडिविजुअल्स डेवलप हिज पर्सनालिटी बाय लर्निंग द कंटेंट्स ऑफ हिज कल्चर। अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करता है बच्चा सोशलाइजेशन के द्वारा जो है अपने कल्चर को सीख के। कल्चर इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जो है कल्चर, इसका ट्रांसमिशन होता है बेसिकली सोशलाइजेशन के ज़रिए। तो अगर कल्चर का डेफिनेशन हम देखें तो कल्चर इज़ ए सम टोटल ऑफ वाइडली शेयर्ड वैल्यूज़, नॉर्म्स, कस्टम्स, बिलीफ्स, इंस्टीट्यूशंस, बिहेवियर पैटर्न एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑफ ए कम्युनिटी दैट आर ट्रांसमिटेड अक्रॉस जनरेशंस। यानी कल्चर जो है, इसमें जो वैल्यूज़ होते हैं सोसाइटी के, नॉर्म्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं, ये सब का जो एक क्यूमुलेशन होता है, जो टोटल वाइडली शेयर्ड वैल्यूज़ होता है, कस्टम्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं, ये सब मिलके कल्चर बनता है और वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो ट्रांसमिटेड होता है। पर्सनालिटी क्या है? अगर हम किसी इंसान की पर्सनालिटी को डिफाइन करना चाहे तो ये इंडिविजुअल्स यूनिक कॉन्स्टिलेशन ऑफ द कंसिस्टेंट बिहेवियरल ट्रेल, यानी इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है उसका उनके जो बिहेवियर है उसके क्या नाम है, उसके कॉन्स्टिलेशन को, यानी उसके जो क्यूमुलेशन को हम जो है यूनिक, जो हर इंडिविजुअल का अलग अलग होता है, उसको हम पर्सनालिटी कहेंगे। तो जैसे देखें, चाइल्ड जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसके जो इमीडिएट जो प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो फैमिली होती हैं, स्कूल होती हैं और उसके पीयर्स होते हैं, ठीक है।
और जो सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो दूसरी, जैसे मीडिया वगैरह होता है, पॉलिटिक्स होती है, ये सब जो है सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस होती हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस जो है बच्चे को इन्फ्लुएंस करता है, फिर सेकेंडरी प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा का इन्फ्लुएंस जो है ज़्यादा होता है बच्चे पे, और सेकेंडरी इन्फ्लुएंस का भी बच्चे पे इन्फ्लुएंस होता है। तो इस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है जब एक बच्चा पैदा होता है, नेसेंट बायोलॉजिकल यूनिट होता है, फिर वो जब वो सोशल यूनिट बनता है तो उस बीच में, यानी बायोलॉजिकल यूनिट से, यानी जब बच्चा पैदा होता है उससे जब फिर वो सोशल यूनिट बनता है, यानी बच्चा बड़ा होता है, जब उसमें सोशलाइजेशन होता है तो देखिए उसमें बहुत सारे एजेंट्स जो होते हैं सोशलाइजेशन के, उसमें काम करते हैं, उस पर इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहला जो एक कह सकते हैं कि फैमिली होती है, स्कूल्स होते हैं, पीयर्स होते हैं, मीडिया होते हैं, रिलीजन, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो होते हैं, उसको वर्क प्लेस। तो ये सारे एजेंट्स हैं सोशलाइजेशन के, वो बच्चे पे इन्फ्लुएंस डालता है। फिर वो ये सब इन्फ्लुएंस को हासिल करने के बाद फिर वो एक सोशल यूनिट बनता है। और सोशलाइजेशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, वो छोटे में भी होता है, बड़े में भी होता है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल यूनिट से वो सोशल यूनिट बनता है। इस बीच में जो डिफरेंट एजेंट होते हैं, फैमिली, स्कूल्स, पीयर्स, मीडिया और रिलीजन और वर्क प्लेस, तो ये सब का इन्फ्लुएंस होता है, फिर वो सोशल यूनिट बनता है। अगर हम प्रोसेस की बात करें, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, सॉरी मैकेनिज़्म ऑफ सोशलाइजेशन या प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन कह सकते हैं, तो इसमें जो है कंडीशनिंग होता है। कंडीशनिंग में क्या होता है कि बच्चे को रिवार्ड और पनिशमेंट के द्वारा उसको उसके अंदर सोशलाइजेशन की जाती है। अगर वो कोई अच्छा काम करता है तो उसको रिवार्ड दिया जाता है, और अगर वो किसी को गाली देता है या कोई बुरा काम करता है तो उसको पनिशमेंट दिया जाता है ताकि वो चीज़ वो छोड़ दें। तो इस तरह से उसको बोलते हैं कंडीशनिंग, बोलते हैं हम उसको। फिर वो ऑब्जर्वेशन लर्निंग, यानी देख के सीखता है, अपने माँ बाप को, अपने पीयर ग्रुप्स को देख के वो जो है सीखता है, तो उसको ऑब्जर्वेशन लर्निंग कहते हैं। फिर जो है रोल प्लेइंग होता है, बच्चा वो उसको डिफरेंट रोल दिया जाता है प्ले करने के लिए, चाहे स्कूल में हो या क्या नाम है घर में हो, तो वो रोल प्ले करता है, डिफरेंट रोल में होता है, तो वो उसको प्ले करता है, और फिर वो जो है सोशलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरता है। फिर ट्रायल एंड एरर से सीखता है, गलती करता है, फिर सीखता है, उससे सीखता है। फिर आइडेंटिफिकेशन ये होता है, किसी की नकाली करता है तो उससे सीखता है। इसके अलावा कुछ दूसरे टेक्निक्स होते हैं जो वैल्यूज़ को डेवलप करते हैं, जिसमें एलेगोरिक मेथड कहते हैं, जिसमें मोरल स्टोरी टेलिंग, मतलब मोरल स्टोरी कह के जो है बच्चे को सिखाया जाता है। फिर जो है एक होता है कॉन्शियसनलाइजेशन, यानी किसी के कॉन्शियंस को, किसी के ज़मीर को झिंझोड़ना कहते हैं इसको, कि इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग द कॉन्शियंस ऑफ एन इंडिविजुअल अगेंस्ट रॉन्ग डूइंग। अगर वो गलत काम कर रहा है तो उसके खिलाफ जो है, मतलब उसके ज़मीर को या उसके कॉन्शियंस को एक तरह से जगाया जाता है, उसको कॉन्शियसनलाइजेशन कहा जाता है। तो जब बायोलॉजिकल यूनिट होता है तो एक सेल्फ सेंट्रिक बायोलॉजिकल एंटिटी होता है, यानी खुद अपना फ़ायदा देखता है। वो जो है दूसरे का फ़ायदा उस टाइम नहीं देखता है, वो खुद अपना फ़ायदा देता है। उसको चॉकलेट या कुछ चीज़ें चाहिए होती है, वो दूसरे बच्चे को देता नहीं है। लेकिन फिर जब वो सोशल यूनिट हो जाता है तो फिर वो सेल्फ सेंट्रिक नहीं रहता है, बल्कि रिलेटिवली सेल्फलेस हो जाता है। वो रिलेटिवली सेल्फलेस सोशल एंटिटी बन जाता है। फिर इट इज़ शेयरिंग, पार्टिसिपेटिंग और यूज़फुल प्रोडक्टिव यूनिट बन जाता है सोसाइटी का। वो सोसाइटी का शेयरिंग, पार्टिसिपेटिंग, यूज़फुल प्रोडक्टिव यूनिट बन जाता है सोसाइटी का। ये सब कब होता है? जब वो मेवा, यानी मोरल्स, एथिक्स, वैल्यूज़ और एटीट्यूड्स को, डिफरेंट एटीट्यूड्स को, ये सबको एक्वायर करने के बाद वो जो है सोशल यूनिट बनता है। और सोशलाइजेशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। तो ये दूसरा फ्लो चार्ट देखिए कि जब बायोलॉजिकल यूनिट होता है, यानी बिल्कुल अर्ली स्टेज में होता है बच्चा, बहुत ही छोटा होता है, तो उस टाइम में जो है फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी होती है और हेल्पलेस होता है। वो कोई काम खुद से नहीं कर सकता है, माँ बाप या दूसरे के मदद के बगैर कोई काम वो कर नहीं सकता है।
तो उसका अगर तो एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन अगर अच्छा होगा तो उसमें क्या होगा, स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी बाय मेकिंग आउट एफर्ट्स टू कम्पीट ऑन सेल्फ, ठीक है। वो कम्पीट करने के लिए जो है वो एफर्ट करता है। उसमें हेल्दी और कंस्ट्रक्टिव स्टाइल ऑफ लाइफ होता है। फिजिकल ग्रोथ एंड वेलबीइंग, बिकॉज देयर विल बी ऑप्टिमिज्म एंड सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। अगर वही एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन में अगर स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी बाय एक्सपोजिंग एंड हाईलाइटिंग द लिमिटेशंस ऑफ अदर्स, दूसरे के लिमिटेशंस को हाईलाइट करके अगर वो बड़ा बनना चाहता है तो ये डिस्ट्रक्टिव स्टाइल ऑफ लाइफ होता है। इसमें स्टाइफलिंग ऑफ फिजिकल ग्रोथ की कमी हो जाती है, उसमें मैल एडजस्टमेंट होता है। इससे जो है डिप्रेशन होता है, रिजेक्शन होता है और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल होता है। तो इसको आप जो है 3 इडियट के मूवी के हिसाब से देख रहे हैं कि अगर वो इधर इस साइड में जाता है तो वो आमिर खान, और इस साइड में जाता है तो दूसरे के जो लिमिटेशंस है उसको हाईलाइट करके इसमें जो है चतुर। अब सोशलाइजेशन के कुछ मैकेनिज़्म हैं। इसमें अगर देखें कि आइडेंटिफिकेशन एक होता है, एक रोल प्लेइंग होता है, तो आइडेंटिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एसोसिएटिंग वन सेल्फ क्लोजली विथ अदर पर्सन। दूसरे पर्सन से खुद वो नक्काली करता है, खुद को दूसरे पर्सन से एसोसिएट करना चाहता है। एंड एज्यूमिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स और व्यूज़, किसी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स और व्यूज़ होते हैं उसकी वो नक्काली करना चाहता है, उसकी तरह होना चाहता है। आइडेंटिफिकेशन वन टेक्स ऑफ द बिहेवियर एज इट इज़, जो दूसरे का बिहेवियर है उसकी नक्काली करना चाहता है, ठीक है। इट इज़ द अनकॉन्शियस प्रोसेस, एक अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है, जबकि ऑब्जर्वेशन जो होता है एक एक्टिव प्रोसेस होता है, ठीक है। उसको जानकारी होती है पूरी तरह से कि हम जो है मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, जबकि आइडेंटिफिकेशन में एक अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है। रोल प्लेइंग इन आवर लाइफ वी प्ले वेरियस रोल्स, ठीक है। रोल प्लेइंग इज़ यूज्ड टू विजुअलाइज एंड प्रैक्टिस डिफरेंट वेज ऑफ हैंडलिंग ए सिचुएशंस। अलग अलग सिचुएशन में फला जिम्मेदारी दी जाती है तो वो एक तरह से उसका रोल प्ले, मसलन किसी को अगर क्लास में मॉनिटर बना दिया जाता है तो उसका एक रोल होता है, उस जिम्मेदारी को निभाता है। तो इस तरह से एक रोल प्लेइंग का एक एग्जांपल हुआ। तो हमारी ज़िंदगी में हम डिफरेंट तरह के जो है रोल प्ले करते हैं। रोल प्लेइंग इज़ यूज टू विजुअलाइज एंड प्रैक्टिस डिफरेंट वेज ऑफ हैंडलिंग ए सिचुएशन। इंडिविजुअल्स पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ रोल प्लेइंग में इन्फ्लुएंस द रोल ही विल प्ले इन फ्यूचर। यानी जैसे शुरू में रोल प्ले करता है बच्चा तो फिर ये चीज़ें जो है उनके फ्यूचर में भी इन्फ्लुएंस करती है। फॉर एग्जांपल, इफ़ एनीवन हैज़ बीन असाइंड ए रोल ऑफ इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हिज होम, ही मे बिकम वेरी रिस्पॉन्सिव ब्यूरोक्रेट। In fact, role playing is very important in childhood to understand things because one gets role playing is very important to understand things because one gets to understand what are the different roles and what values societies attaches different roles. सेल्फ प्रिजर्वेशन क्या होता है? एक पॉइंट है सेल्फ प्रिजर्वेशन, इट इज़ द एक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ इन ए डेंजरस व डिफरेंट सिचुएशन। जो डिफरेंट सिचुएशन और जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन या जो डेंजरस सिचुएशन होती हैं उसमें खुद को प्रोटेक्ट करना, इसको सेल्फ प्रिजर्वेशन कहते हैं। यूजुअली एज ए बेसिक इंस्टिंक्ट्स। जैसे अगर आपके आँख में किसी तरह का कोई छोटा कीड़ा मकोड़ा आता है तो वो आपका जो इंस्टिंक्ट जो है आपका आंख बंद हो जाता है, वो बेसिक इंस्टिंक्ट होती है। अब जो अलग अलग एजेंट्स थे सोशलाइजेशन के हमने देखा था, फैमिली, स्कूल्स, मीडिया। तो हम एक एक करके देखते हैं कि फैमिली का क्या रोल होता है। तो फैमिली का अगर हम डेफिनेशन देखें तो फैमिली रेफर्स टू नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप मार्क्ड बाय कॉन्टिन्यूटी। फैमिली की
कि एक स्पेसिफिक जो उसका जो स्पेसिफिकेशन होती है वो बेसिकली कॉन्टिन्यूटी होती है, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन्स तक जो है उसके वैल्यूज़ ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो फैमिली रेफर्स टू नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप मार्क्ड बाय कॉन्टिन्यूटी, कोऑपरेशन होता है और इमोशनलिटी होती है, एक इमोशनल अटैचमेंट होता है एक मेंबर का दूसरे मेंबर से, फैमिली से। नॉट डुप्लीकेटेड इन एनी अदर सिस्टम, फैमिली जैसा कोई सिस्टम आप नहीं है जिसमें इस तरह की कॉन्टिन्यूटी, कोऑपरेशन और इमोशनलिटी पाई जाएंगी। एक यूनिक सिस्टम होता है कि यूनिक इंस्टीट्यूशन होता है फैमिली। सिंस फैमिली इज़ द फर्स्ट इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन, देखिए अगर पहला इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन है सोशलाइजेशन का कोई तो वो फैमिली है, अगर पहला फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है सोशलाइजेशन का तो वो स्कूल है, ठीक है। तो पहला इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, since family is the first informal institution of socialization, it has most profound influence on views, values of child, especially जो पेरेंट्स के जो वैल्यूज़ होते हैं, उसके जो व्यूज़ होते हैं, वो इन्फ्लुएंस करता है बच्चे पे। फैमिली हैज़ इट्स ऑन वैल्यूज़, बिलीफ which it tries to imbibe on children, since it is also a family has its own values, belief which it tries to imbibe in the child, since it is also in the tender age, चूँकि चिल्ड्रन जो है बच्चा बहुत ही कम एज में होता है, टेंडर एज में होता है, दैट इज़ चाइल्ड इज़ लाइक ए क्ले, एक मिट्टी की तरह होता है। इट इज़ ईजी टू इनकलकेट सच वैल्यूज़, तो उस टाइम पे जब बच्चा होता है तो उस टाइम पे जो वैल्यूज़ इनकलकेट करना बहुत आसान होता है, बनिस्बत ये कि जब बच्चा बड़ा बन जाता है, ठीक है, तो उस टाइम में कोई वैल्यू डेवलप करना बहुत मुश्किल होता है। दैट इज़ वाई फैमिली मेम्बर्स आर वेरी कॉशियस, केयरफुल, सेंसिटिव अबाउट अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन की जो मतलब उसकी जो परवरिश होती है उसके लिए बहुत कॉशियस होती है। गलत जो चीज़ें होती हैं वो बच्चे से दूर रखी जाती है। फैमिली मेम्बर्स बिहेवियर सच एज देयर लव, affection, compassion, and their views regarding different affairs of the society, how they treat elders, etc., are closely observed by the child. चिल्ड्रन ये सारी चीज़ों को देखता है। फैमिली का जो बिहेवियर होता है, उनका अफेक्शन, उनका कंपैशन, एल्डर्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं फैमिली के मेम्बर्स, ये सब को बच्चा देखता है और बच्चा फिर जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनकॉर्पोरेट्स बिहेवियर्स ऑफ द फैमिली मेम्बर्स। तो रोल ऑफ फैमिली इन सोशलाइजेशन, इसमें देखिए स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग सबसे पहले देखेंगे, फिर रोल ऑफ मदर, रोल ऑफ फादर। तो पेरेंटिंग किसे कहते हैं? पेरेंटिंग रेफर्स टू चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस एडॉप्टेड बाय द पेरेंट्स टू इनकलकेट द क्वालिटीज़ ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल इन देयर चिल्ड्रन बेस्ड ऑन द रिवार्डिंगनेस एंड डिमांडिंगनेस। पेरेंटिंग स्टाइल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू 3 टाइप्स, कि बच्चे को कितना रिवार्ड देना है, बच्चे से कितना डिमांड करना है कि तुम फला काम करो, फला काम ना करो। तो रिवार्डिंगनेस और डिमांडिंगनेस के हिसाब से अगर हम देखें तो पेरेंटिंग स्टाइल को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग होती है, बहुत सख्त, एक डेमोक्रेटिक जो सबसे अच्छा पेरेंटिंग होती है, और एक परमिसिव पेरेंटिंग होती है जिसमें बच्चे को पूरी तरह से सब कुछ छूट दे दिया जाता है। तो ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग में देखें अगर, तो ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स यूज फिजिकल पनिशमेंट उसमें बहुत होता है एज द प्रिंसिपल मीन्स टू डिसिप्लिन देयर चिल्ड्रन। ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स आर हाई ऑन डिमांडिंगनेस, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे से डिमांड किया जाता है कि तुम फला काम करो, और हमेशा सर पे बैठा रहता है। एंड लो ऑन रिवार्डिंगनेस, इसमें रिवार्ड बहुत बच्चे को कम मिलता है। दे डू नॉट प्रोवाइड देयर चिल्ड्रन द फ्रीडम टू एक्सप्लोर, इसमें बच्चे को कोई फ्रीडम नहीं होता है। एंड एक्सपेरिमेंट इन द वर्ल्ड around him, and in fact impose their own value system, ज़बरदस्ती पेरेंट जो है जो अपने वैल्यू सिस्टम होते हैं वो बच्चे पे थोप देता है on their children. The result is that children are forced to acquire their value system of their parents, and this creates a sense of frustration। इसमें ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग की बात चल रही है कि दिस क्रिएट्स ए सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड रिजेंटमेंट
विच कैन नॉट बी मैनिफेस्टेड ओवर्टली आउट ऑफ द फियर। जो उसके अंदर, बच्चे के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन होता है, रिजेंटमेंट होता है, गुस्सा होता है, लेकिन वो उसको माँ बाप के सामने उसको जाहिर नहीं करता है, लेकिन ये चीज़ अंदर अंदर पकती रहती है। तो क्यों नहीं जाहिर करता है? क्योंकि उसको रिटालिएशन का खतरा होता है अपने पेरेंट्स से। बाय द स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल पेरेंट्स द रिजल्ट इज that this resentment and hostility get repressed and get exhibited in the form of either in the abject servility। पूरी तरह से वो जो है एक तरह से गुलाम बन जाता है, कह सकते हैं, abject servility and servitude towards the authority figure and or tendency to ruthlessly exploit those who occupy lower rungs of the power। फिर वो चूँकि पेरेंट, उसके अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग की वजह से वो बच्चा भी अगर उसको पावर मिलता है तो अथॉरिटेरियन बन जाता है, वो डेमोक्रेटिक नहीं रहता है। जो दूसरा पेरेंटिंग का स्टाइल है वो है डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग। दे डील विथ देयर चिल्ड्रन इन रैशनल issue oriented manner। they use the mechanism of praising and the threat of withdrawal of love to discipline their children। उसमें बच्चे को प्रेज भी किया जाता है अगर अच्छा काम करता है, और अगर गलत काम करता है तो थ्रेट ऑफ विथड्रॉल ऑफ लव, यानी उससे प्यार करना बंद कर देता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं उसमें रिवार्डिंगनेस और पनिशमेंट दोनों का क्या नाम है, एक तरह से मिश्रण होता है। ये दोनों के ज़रिए एक डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग होती है। Democratic parents are able to balance rewardingness and demandingness, and they provide children the freedom to experiment in the world around them। इसमें चिल्ड्रन को फ्रीडम मिलता है and then arrive to the informed decision regarding the values that they wish to internalize। even though the children are provided their independence, democratic parents do assist and help their children in decision making process as and when they need be। यानी जब बच्चे को उसमें रिवार्डिंगनेस और पनिशमेंट दोनों के द्वारा बच्चे के अंदर जो है वैल्यूज़ इंटरनलाइज की जाती है। जो अच्छे वैल्यूज़ होती हैं उसके लिए अगर वो अच्छा काम करता है तो बच्चे को रिवार्ड दिया जाता है, अगर गलत काम करता है तो उसको पनिशमेंट देता है। इस तरह से जो अच्छे वैल्यूज़ होती हैं वो बच्चे के अंदर इंटरनलाइज की जाती है और फिर बच्चा उसको जो है इख्तियार कर लेता है। बच्चे को फ्रीडम होता है कि जो उसके इर्द गिर्द, जो उसके इमीडिएट सराउंडिंग में जो माहौल है उसमें एक्सप्लोर करे। माँ बाप उसमें बच्चे की मदद भी करता है। ए डेमोक्रेटिक पेरेंट्स सर्व एज आइडियल रोल मॉडल and are very objective in the supply of reward and punishment, and therefore their children develop a number of pro-social values such as integrity, responsibility, objectivity, impartiality, compassion, empathy। ये सब जो है हम जो फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्वेंट्स है उसमें हम देखेंगे आने वाले वीडियोज़ में। जो तीसरा तरीका होता है पेरेंटिंग का वो परमिसिव पेरेंटिंग होता है। इसमें बच्चे को पूरी तरह से हर चीज़ में छूट दिया रहता है। परमिसिव पेरेंटिंग इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोवाइडिंग चिल्ड्रन विथ एज मच फ्रीडम एज इज़ कंसिस्टेंट विथ। ठीक है, उसमें पूरी तरह से फ्रीडम होता है। परमिसिव पेरेंट्स आर लेस वन डिमांडिंगनेस। उसमें बच्चे से डिमांड कम किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा उसको रिवार्ड दिया जाता है। सिंस child gets unlimited freedom with very few checks and balances, there is a huge possibility of this freedom is being misused। इस freedom का misuse होता है। such children often affiliate with negative role model। नेगेटिव गलत लोगों के साथ जो है वो मिल जाता है और फिर वो जो है गलत वैल्यूज़ जो है डेवलप कर लेते हैं। नेगेटिव रोल मॉडल्स एंड डेवलप नेगेटिव वैल्यूज़। रोल ऑफ Mother's love during infancy and early childhood is important for mental health of the child, as are mental health of the child।
एज आर वाइटामिन्स, एक तरह से वाइटामिन्स की तरह जो है इम्पॉर्टेंट होता है मदर का लव बच्चे के मेंटल ग्रोथ के लिए। एंड प्रोटीन्स, वाइटामिन्स और प्रोटीन्स की तरह होता है फॉर द फिजिकल, जैसे कि वाइटामिन्स और प्रोटीन का जो फिजिकल हेल्थ के डेवलपमेंट में जो इम्पोर्टेंस होता है, उसी तरह माँ का जो प्यार होता है इसका उतना ही इम्पोर्टेंट होता है मेंटल ग्रोथ में। बाय द टाइम चिल्ड्रेन आर 1 ईयर ओल्ड, जब 1 साल का बच्चा होता है, दे गेट्स अटैच्ड विथ देयर मदर, अपनी माँ के साथ बहुत ही अटैचमेंट होता है। अटैचमेंट इज़ द इमोशनल बॉन्ड दैट चिल्ड्रन डेवलप विथ देयर मदर, फादर एंड अदर केयर टेकर्स के जो दूसरे केयर टेकर्स के साथ जो डेवलप होता है अटैचमेंट। अटैचमेंट सर्व टू फंक्शंस, इट प्रोवाइड चिल्ड्रन द सिक्योरिटी टू एक्सप्लोर द अनसर्टेन वर्ल्ड, इट बिकम्स द बेसिस फॉर देयर फ्यूचर इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, इनके जो इंटरपर्सनल्स एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप होती हैं उसका बेसिस बनती हैं। वार्म एंड रिस्पॉन्सिव मदरिंग, अगर बहुत वार्म और रिस्पॉन्सिव मदरिंग होता है, प्रोड्यूसेस इन द चाइल्ड सिक्योर अटैचमेंट एंड द चिल्ड्रन विथ सिक्योर अटैचमेंट डिस्प्ले बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट बिहेवियर। अगर बच्चे को लगता है कि हमारे माँ बाप हैं और हमारे माँ बाप हमारे साथ हैं, तो बच्चा बोल्ड बिहेवियर जो है शो करता है। द डिस्प्ले ऑफ ए नंबर ऑफ प्रो सोशल वैल्यूज़ सच एज, और वही जो है मतलब वो बच्चा जिसका माँ बाप के साथ जो है अटैचमेंट अच्छा होता है और फ्रीक्वेंट सेपरेशन नहीं होता है माँ बाप का, तो वो बच्चा वो प्रो सोशल बिहेवियर जो है वो शो करता है, सच एज इंटेग्रिटी, एम्पैथी, कंपैशन, ऑब्जेक्टिविटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेडिकेशन, डिवोशन एंड कमिटमेंट एट्सेट्रा। तो इससे पहले जो है एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में 2017 या 2018 में कि द डेस्टिनी ऑफ द नेशन इज़ शेप्ड इन द लैप ऑफ मदर, कि जो नेशन की जो तकदीर है उसकी जो डेस्टिनी है वो माँ की गोद में जो है उस शेप की जाती है। तो एक तरह से उस क्वेश्चन का जवाब इसी रिस्पॉन्सिव मदरिंग और जो माँ के साथ जो अटैचमेंट होता है इसके द्वारा ही मतलब दी जा सकती थी। In contrast, unresponsive mothering and frequent mother-child separation produces in the children insecure attachment, and children with insecure attachment display ambivalent। ambivalent बोलते हैं ना आगे बढ़ना ना पीछे हटना, ठीक है, मैंने उसमें बोल्डनेस नहीं होता है। एंड अवॉइडेंट एटीट्यूड, वो जो है काम से बचना चाहता है। चिल्ड्रन विथ इनसिक्योर अटैचमेंट डिस्प्ले नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड होता है उसमें, जिसमें इनसिक्योर होता है। अगर बच्चा इनसिक्योर अटैचमेंट होता है उसके माँ बाप के साथ। लो सेल्फ इस्टीम, उसकी जो है जो सेल्फ इस्टीम है, खुददारी है, इज्जत है, वो बहुत कम होता है। लो लेवल ऑफ इंटेग्रिटी बहुत कम होती है। कंपैशन भी कम होती है। एम्पैथी और जो है हाई लेवल ऑफ अपॉर्चुनिज्म, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिज्म होता है। फादर का क्या रोल है? फादर्स रोल इन द वैल्यू डेवलपमेंट ऑफ ए चिल्ड्रन इज़ नो लेस इम्पॉर्टेंट देन दैट ऑफ मदर, and the children develop attachment relationship with their father much in the same fashion as they do with their mother if father emerges as the stable role model, ठीक है, अगर अच्छा रोल मॉडल होता है who is consistent in their administration of reward and punishment, then it is quite likely that children will internalize the values of their father। चिल्ड्रन जो है अपने फादर के जो वैल्यूज़ होते हैं उसको इंटरनलाइज कर लेंगे, अपने जो है जहन में बैठा लेंगे। तो अगर बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ डेवलप द जेंडर अप्रोप्रिएट बिहेवियर थ्रू द आइडेंटिफिकेशन विद देयर फादर, ठीक है, चूँकि इसमें जेंडर एक है तो जो बच्चे होते हैं, जो बॉयज़ होते हैं, वो जेंडर अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है अपने बाप के साथ आइडेंटिफिकेशन के द्वारा जो है डेवलप करती हैं। और गर्ल्स जो है वो हेट्रोसेक्सुअल एडजस्टमेंट जो होता है, जो हेट्रोसेक्सुअल एडजस्टमेंट जो है अपने बाप से सीखता है। तो देखिए पेरेंट्स और फैमिलीज़ की बात करें तो ट्रेडिशनल फैमिलीज़ होती हैं और जो आज की हमारी फैमिलीज़ होती हैं। तो ट्रेडिशनल फैमिली में बाप वर्क करते हैं, माँ भी वर्क करती, ट्रेडिशनल फैमिलीज़ में बाप काम करते थे और माँ जो है हाउस वाइफ होती थी। और इसमें जो है जॉइंट फैमिली होती है, टॉलरेंस,
कोऑपरेशन, सेक्रीफाइस, एडजस्टमेंट, ये सब जो है उसकी खुसूसियात होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उसके बाद जो है गुड सोशल इन्वायरमेंट होता है, टीम माइंडसेट होता है चूँकि जो है जॉइंट फैमिली होती है। उसके बाद ईगो सेक्रीफाइस होता है उसमें। पर उसके कुछ प्रॉब्लम है जॉइंट फैमिली के, इसमें इंडिपेंडेंस कम होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, और जो है इनक्विजिटिवनेस जो है उसमें कमी होती है। अगर आज की हम बात करें तो बहुत जो है दोनों माँ बाप जो है दोनों काम करते हैं, न्यूक्लियर फैमिली है, ठीक है, जो जॉइंट फैमिली का जस्ट जो है ऑपोजिट है। उसमें उसमें इंडिविजुअलिज्म पाया जाता है, ये सब खुसूसियात है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इंडिपेंडेंस है फैमिली की, मतलब हर शख्स की। एस्पिरेशंस बहुत हाई है, ईगो सेटिस्फैक्शन होता है इसमें, हर शख्स चाहता है अपने ईगो सेटिस्फाइड करने को, जबकि इसमें ईगो सेक्रीफाइस होता था जॉइंट फैमिली में। इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कुछ हैं कि कॉन्फिडेंस होता है, इंडिपेंडेंस होता है, एसर्टिवनेस होता है। उसके बाद जो है एम्बिशंस जो है, एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। एग्रेसिवनेस और रिस्क टेकिंग जो है होता है, फैमिली का मेंबर होता है। जब कुछ नेगेटिव जो है सोशल आइसोलेशन है, ठीक है। उसमें इंक्रीज़ इन इम्पैशंस, सब्र की कमी है लोगों में, ठीक है। वो जो है अपने ग्रेटिफिकेशन को डिले नहीं कर पाते हैं, ईगो सेटिस्फैक्शन को डिले नहीं कर पाते हैं। सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, करियर फोकस्ड होता है। उसके बाद जो है उसमें लेवल ऑफ डिसैटिस्फैक्शंस बहुत ज़्यादा होता है ड्यू टू कंज्यूमरिज्म, बहुत ज़्यादा कंज्यूमरिज्म है हमारी मीडिया और जो हमारी जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, आज हमारे अंदर कंज्यूमरिज्म बहुत ज़्यादा पैदा कर दिया है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल कंज्यूमरिज्म होता है, कॉमोडिफिकेशन होता है। हर चीज़ को जो है एक तरह से हमने कॉमोडिफाई कर दिया है कि एक, क्या हम कहते हैं कि हर चीज़ को हमने कॉमोडिफिकेशन कर दिया है कि इसका एक एग्ज़ाम्पल आप समझिए कि जैसे बोलते हैं तो जो कॉमोडिफिकेशन और जो कंज्यूमरिज्म और जो कॉमोडिफिकेशन और मटेरियलिज्म बहुत ज़्यादा हाई है। कॉमोडिफिकेशन जैसे हम एजुकेशन को बोलते हैं कि कॉमोडिफाई कर दिया है, यानी उसको एक तरह से एक चीज़ की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो इंसान को अभी कॉमोडिफिकेशन हो जाता है, जैसे बोलते हैं कि ये जो है माल जा रही है, ठीक है। तो ये कॉमोडिफिकेशन का एक एग्जांपल होते हैं कि हम एजुकेशन को और जो चीज़ जो है हमारे लिए जो बहुत ज़रूरी चीज़ें थी उसको भी आज हमने कॉमोडिफाई कर दिया है कि हम उसको एक कमोडिटी की तरह ट्रीट करते हैं। तो कंक्लूजन अगर हम देखें, अगर इसमें हमें कंक्लूजन लिखना हो तो डायनामिक पेरेंटिंग जो है ये एक राइट सोल्यूशन है हर चीज़ के लिए। जो सोसाइटी में जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं और जो है नेशन को अगर हमें आगे ले जाना है तो इसके लिए डायनामिक पेरेंटिंग हमें ज़रूरत है फॉर द प्रेजेंट वैल्यू क्राइसिस, जो आज हमारे अंदर वैल्यू क्राइसिस हुई हैं। इफ़ द नेशन हैज़ टू प्रॉस्पर, इम्प्रूवमेंट मस्ट बिगिन विथ पेरेंट्स। विदाउट द हारमोनी एट होम देयर इज़ नो पीस इन नेशंस, ठीक है। पेरेंट्स शुड equip the children with certain factors such as awareness of truth, a sense of responsibility, emotional maturity, communication skills, awareness of intellectual development, sense of judgment and observations, cultural awareness, religious and spiritual values and leadership qualities. The skills, attitude, emotions that make or mar the future of the children are to be built during these crucial years. इसमें सोसाइटी का जो रोल है, सोसाइटी भी एक एजेंट है वैल्यू के डेवलप करने में। तो सोसाइटी का जो रोल होता है इसमें देखिए कि क्रिएट होमोजीनियस इन्वायरमेंट, ठीक है, टू रिफ्लेक्ट सिंपलिसिटी, ऑनेस्टी, काइंडनेस, ये सब जो है टू प्रोवाइड मैक्सिमम फ्रीडम टू फुलर ग्रोथ, ये सब सोसाइटी को होनी चाहिए। टू एक्सप्लेन द ट्रेडिशन, रिचुअल्स और जो है मिथोलॉजिकल स्टोरीज़। तो इसमें अलग अलग सोसाइटी के जो सेटअप होते हैं पैट्रियार्कल, जिसमें जो मेल जो है उसका डोमिनेंस होता है, जॉइंट फैमिली होती है, कास्टिज़म, उसके जो है इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं,
ठीक है। हायरार्किकल प्रेफरेंस होता है, उसके बाद जो है अचीवमेंट नीड्स आर नॉट इनकरेज्ड, और पेरेंट अथॉरिटी। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का जो रोल होता है वैल्यू को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो इसमें अलग अलग लोगों के कोट्स है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो स्कूल रिप्रेजेंट्स द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट फॉर्मल एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। स्कूल रिप्रेजेंट करता है द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट फॉर्मल एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन दैट द चाइल्ड कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ, एंड इट ओरिएंट्स द चाइल्ड to the culture he lives in. Objective of school. The aim of the school is to facilitate, foster all-round development of the child by providing him the skill sets that will enable him to develop cognitive competencies, यानी जो माइंड को शार्पन करता है, ठीक है। कॉग्निशन जो है माइंड से रिलेटेड होता है, और जो एफेक्शन होता है वो जो है बेसिकली किससे रिलेटेड होता है, वो इमोशन से रिलेटेड होता है। तो कॉग्निटिव, सोशल एंड सिविक कॉम्पिटेंसीज जैसे बिहेवियर विथ पीपल, सोसाइटी एट्सेट्रा। उसके बाद पर्सनल कॉम्पिटेंसीज जैसे मेंटल स्ट्रेंथ हो गया, पॉजिटिव सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके बाद इमोशनल कॉम्पिटेंसीज, एबिलिटी टू मैनेज इमोशंस। साइकोमोटर कॉम्पिटेंसीज जैसे जो इनफॉर्मल इनपुट होती है, जैसे खेलना, लिखने सीखना, हैंड राइटिंग वगैरह, ये सब साइकोमोटर कॉम्पिटेंसीज होती है। वोकेशनल कॉम्पिटेंसीज यानी स्किल टू गेट जॉब्स। उसके बाद 3 Rs प्लस R में रीडिंग हो गया, इसमें राइटिंग का देखिए ये R है, और अरिथमेटिक, ठीक है, बेसिक अरिथमेटिक जो होती है, और जो है रिलेशनशिप। तो ये 3 R, ये सारी चीज़ों के डेवलपमेंट में स्कूल का अहम रोल होता है। डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू सिस्टम थ्रू एजुकेशन के द्वारा सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो सीखता है, प्रमोटिंग सेल्फलेसनेस। उसके बाद इम्पार्टिंग clear directions on cleanliness, punctuality, etc. Becoming aware of the needs of others, promoting civic sense, awareness of oneself as a member of community, ठीक है। knowledge of constitution, rights, etc. सब सीखता है। स्कूल डेवलप दिस कॉम्पिटेंसीज, जो ये सारी कॉम्पिटेंसीज होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं, थ्रू द यूज़ ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। उसमें जो टीचर का जो रोल स्कूल में जो है, एक तो टीचर का रोल होता है वैल्यूज़ को डेवलप करने में, और जो पीयर्स जो उसके साथी होते हैं उसका रोल होता है। इसमें देखेंगे कि करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपका जो है डिबेट हो गया, डिस्कशन, लेक्चर्स, एलिगोरिक मेथड्स यानी जो मोरल स्टोरी टेलिंग मेथड होता है उसको बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस, पार्टिसिपेशंस। तो करिकुलर एक्टिविटीज़, इट इज़ थ्रू द करिकुलम दैट द चाइल्ड गेट्स टू नो the history of his society, the geography of his surrounding, the scientific and technological advancement made by the society, and the opportunity that lies ahead of him in future. For curriculum to be able to provide meaningful experiences to learner, it must have the provision for providing culture specific input to the learner, कि जो कल्चर स्पेसिफिक इनपुट्स होते हैं वो सबको सिखाया जाना चाहिए। करिकुलम मस्ट हैव प्रैक्टिकल बायसेस, यानी उसमें प्रैक्टिकल जो है ज़्यादा होनी चाहिए, हमेशा थ्योरी पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ताकि वो खास करके वोकेशनलाइज हो सके, वोकेशनल एजुकेशन में बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिकल। उसके बाद करिकुलम मस्ट हैव सफिशिएंट स्कोप फॉर रिक्रिएशंस, ठीक है। उसमें रिक्रिएशन भी होना चाहिए, हमेशा पढ़ना नहीं बल्कि उसमें इंटरटेनमेंट और रिक्रिएशन भी होना चाहिए। करिकुलम कैन फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ प्रो सोशल वैल्यूज़ इन चिल्ड्रन इन वैरायटी ऑफ ways such as discussion, debate, lecturing, demonstration and allegoric method. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की अगर बात करें, इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज़ which are outside the framework of textual activities, ठीक है। एंड जो टेक्स्ट होते हैं, टेक्स्ट बुक्स होते हैं, उसके अलावा जो टेक्सचुअल एक्टिविटीज़ होती है उसके अलावा जो दूसरी होती है, जनरली कैरिड आउट आउटसाइड द क्लासरूम सेटिंग। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ facilitate the development of values which are otherwise difficult to develop in the classroom setting, such as leadership, ठीक है, delegation of work, team building,
टीम स्पिरिट, उसके बाद जो है मोरल बिल्डिंग। देखिए मोरल और मोरल में फ़र्क है कि मोरल जो होता है, जैसे आर्मी में होता है कि मोरल बहुत, आर्मी का मोरल बहुत बढ़ा हुआ है, तो उस मोरल को बोलते हैं, कलेक्टिव मोटिवेशन को मोरल बोलते हैं, ठीक है। जबकि मोरल जो होता है वो दूसरा होता है, ठीक है, मोरालिटी वो अलग होता है, और मोरल जो होता है वो कलेक्टिव मोटिवेशन को मोरल बोलते हैं। खास करके आर्मी के सेंस में बोलते हैं कि आर्मी का मोरल बहुत बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मोरल जो है कलेक्टिव मोटिवेशंस। तो ये सारी चीज़ें डेवलप करने में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मदद करती हैं। लीडरशिप हो गया, डेलीगेशन ऑफ वर्क, टीम बिल्डिंग, टीम स्पिरिट, मोरल बिल्डिंग, उसके बाद जो है कोऑपरेशन एंड टुगेदरनेस, सिनर्जी, रेजिलियंस, टॉलरेंस एंड पैशंस, एम्पैथी एंड कंपैशन। रोल ऑफ टीचर। टीचर का जो रोल होता है, टीचर एक फ्रेंड की तरह काम रहता है, मतलब बिहेव करना चाहिए। फिलोसफर होता है, गाइड की तरह, मोटिवेटर की तरह। उसके बाद जो है रोल मॉडल, क्राइसिस मैनेजर, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, उसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्डर, एम्पैथेटिक लिसनर। तो विथ इन क्लासरूम के अंदर जो होता है टीचर का, वो एक्सीलेंट टीचिंग में क्या क्या होती है कि बिल्डिंग अप क्यूरियसिटी। वो टीचर अच्छा होता है जो इस स्टूडेंट के अंदर क्यूरियसिटी डेवलप कर पाता है, इंटरेस्ट डेवलप करता है जिस सब्जेक्ट को पढ़ाता है उसके लिए। इनक्विजिटिवनेस फॉर लर्निंग, ठीक है, जो लर्निंग की जो चाहत है, उसकी जो तमन्ना है, उसको जो है डेवलप कर पाता है। शदीद ख्वाहिश, स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस। उसके बाद जो है नॉन पार्टीजन एंड अनबायस्ड ट्रीटमेंट, ये होना चाहिए। उसमें इक्वालिटी और इम्पार्शियलिटी इसके द्वारा डेवलप होती है। अगर टीचर अगर नॉन पार्टीजन रहता है और अनबायस्ड रहता है, तो उससे बच्चे के अंदर जो इक्वालिटी का वैल्यू है और इम्पार्शियलिटी है वो डेवलप होती है। पैशेंट हेल्डिंग ऑफ द स्टूडेंट क्वेश्चंस, ठीक है, उसको सबर अच्छे से पैशेंट के साथ जो है वो हैंडल करता है स्टूडेंट के क्वेश्चन को। टॉलरेंस, उसके बाद जो है पैशन, सबर और जो है काइंडनेस, ये सब वैल्यूज जो है डेवलप करती हैं, मदद करती है टीचर। तो आउटसाइड द क्लासरूम अगर टीचर का हम देखें तो एग्जाम्पलरी पर्सनल कंडक्ट, इसमें इंटेग्रिटी। उसके बाद जो है हेल्प स्टूडेंट सोल्व देयर पर्सनल प्रॉब्लम, जैसे, तो इसमें जो है वैल्यू जो डेवलप होती है कंपैशन और एम्पैथी। तो टीचर्स कंडक्ट बोथ विद इन एंड आउटसाइड द क्लासरूम प्लेज एन important role in the value development of children. Teachers' ability to impart instructions in an ingenious manner can develop in the children the spirit of inquisitiveness and curiosity. Teachers equalitarian approach and unbiased treatment can develop in the student the values of fairness, equanimity, ठीक है, even temperance. Teachers eagerness to help student solve their personal and professional problem can develop in them the virtues of empathy, ठीक है। टीचर से सीखता है, अगर टीचर अगर खुद मदद करता है बच्चों के जो पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो उससे जो है बच्चा खुद अपने अंदर एम्पैथी, कंपैशन, टॉलरेंस और पैशंस वगैरह सीखता है। एंड लाइकवाइज टीचर्स कमिटमेंट टू वर्क एंड नेवर से डाई स्पिरिट कैन डेवलप इन द चिल्ड्रन, इन द स्टूडेंट, डिलीजेंस, ठीक है, इंटेग्रिटी, उसके बाद ट्रूथफुलनेस और जो है कामनेस। एक टर्म होता है इक्वानिमिटी। तो इक्वानिमिटी क्या होता है? एक काम स्टेट ऑफ माइंड विच मीन्स दैट यू डू नॉट बिकम एंग्री और अपसेट स्पेशली इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल करना और काम रहना, इसको बोलते हैं इक्वानिमिटी। तो यहीं पे वीडियो को एंड करता हूँ, फिर अगली वीडियो में हम एटीट्यूड को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।